Okay, students, so let us look at this DI set. So here there are three questions, students. Let us try the first one. There are 240 students in an engineering college. Each student opted for exactly one of three specializations among computer science, mechanical, and electronics. The total number of students opted for computer science and electronics, it is equal to the number of students who opted for mechanical. पहले यार इतनी इंफॉर्मेशन यूज कर लेते हैं, राइट? देर आर 240 स्टूडेंट्स और तीन तरह की स्पेशलाइजेशन है, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। हर एक स्टूडेंट ने किसी एक चीज के लिए ऑप्ट किया है। एंड इट इज ऑल्सो गिवन कि कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टोटल है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल। तो बेसिकली देखिए, हम यहां से डायरेक्टली कह सकते हैं कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, 240 में से हम ये कह सकते हैं कि आधे स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में है और बाकी आधे मैकेनिकल में। देखें ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में लेट से एक्स स्टूडेंट्स हैं, तो फिर मैकेनिकल में भी एक्स होंगे और टोटल जो है वो 240 के बराबर है। दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 240। एंड स्टूडेंट्स, इफ 2x इज इक्वल टू 240, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 120। तो मैकेनिकल में भी 120 स्टूडेंट्स हैं और अगर कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स को हम मिला लें तो उसमें भी 120 स्टूडेंट्स। आई होप टिल हियर द डेटा इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे पढ़ते हैं। 42.5% स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल आर गर्ल्स। तो जितने मैकेनिकल में हैं उसका 42.5% गर्ल्स है। तो बेसिकली अब देखें आगे जो हमें डेटा गिवन है वो इस तरीके से गिवन है कि हर एक स्पेशलाइजेशन में नाउ देयर आर बॉयज एज वेल एज गर्ल्स। तो मैं यहाँ एक कॉलम बना लेता हूँ बॉयज और गर्ल्स का भी। ठीक है जी। अब अगर 120 का 42.5% स्टूडेंट्स निकालेंगे ना, 40% ऑफ 120 इज 48। ओके, 40% ऑफ 120 इज 48 एंड 2.5% इज बेसिकली 3। सो 48 प्लस 3 51। तो मैकेनिकल में 51 गर्ल्स हैं। ओके, मैकेनिकल में 51 गर्ल्स है, सो आई राइट 51 हेयर स्टूडेंट्स। अब देखिए अगर 51 गर्ल्स हैं तो बाकी बॉयज होंगे मैकेनिकल में। 120 में से आप 51 कम कर दें स्टूडेंट्स, सो दिस कम्स आउट टू बी 69। 69 बॉयज आर देयर इन मैकेनिकल। याद रहे कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स मिला के 120 स्टूडेंट्स हैं। ओके, अब देखिए एक इंफॉर्मेशन और गिवन है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन कंप्यूटर साइंस, जो गर्ल्स हैं कंप्यूटर साइंस में, दे आर 1/3 ऑफ द बॉयज इन मैकेनिकल। अब बॉयज इन मैकेनिकल 69 है, इसका 1/3 आप निकालेंगे विच इज 23। 23 क्या है? गर्ल्स हैं कंप्यूटर साइंस में। सो दिस स्टूडेंट्स इज 23। अब देखिए एक इंफॉर्मेशन और गिवन है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर साइंस, इट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर साइंस एंड गर्ल्स हु ऑप्टेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। इस इंफॉर्मेशन को यार आगे यूज करेंगे हम। एक डेटा और डायरेक्टली हमें गिवन है उसको यूज कर लेते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स इज 28। सो नंबर ऑफ गर्ल्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स इज 28। तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स 28। अब देखिए हमें क्या क्या पता लग रहा है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स हमें पता लग रही है यहां से, है ना? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर कमिंग आउट टू बी 23 प्लस 28 प्लस 51 विच कम्स आउट टू बी 102। तो आप देखिए ये वाली वैल्यू स्टूडेंट्स 102 आ गई। अब देखिए टोटल स्टूडेंट्स हैं 240, जिसमें से 102 गर्ल्स हैं, तो बाकी बॉयज होंगे। अब बॉयज टोटल आ जाएंगे हमारे पास विच कम्स आउट टू बी 138 स्टूडेंट्स, राइट? 240 में से 102 चला गया तो 138। अब देखिए हमें ये फिगर आउट करना है कि कंप्यूटर साइंस में कितने बॉयज हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने बॉयज हैं। तो एक काम करता हूं कि कंप्यूटर साइंस में जो बॉयज हैं उसको लेट से ए मान लेता हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बॉयज हैं उनको लेट से मैं बी मान लेता हूं। ओके, अब देखिए जो एक इंफॉर्मेशन रहेगी उसको यूज करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज who opted for electronics. So boys in electronics मतलब B, and girls in computer science,
गर्ल्स इन कंप्यूटर साइंस मतलब 23, तो बी और 23 का डिफरेंस। अब देखिए बी और 23 का डिफरेंस लेना है, और हमें ये नहीं पता कि बी बड़ा है कि 23 बड़ा है, तो मॉड्यूलस ले लेते हैं, राइट। सो बी -23, इसका मॉड्यूलस स्टूडेंट्स। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन बॉयज इन कंप्यूटर साइंस एंड गर्ल्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स। सो बॉयज इन कंप्यूटर साइंस विच इज ए, right? Boys in computer science is A and girls in electronics is 28. तो A और 28 में डिफरेंस, अगेन वी डोंट नो कि A बड़ा है कि 28 बड़ा है, सो आई टेक मॉड ऑफ A -28। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये फिगर आउट कर लिया था कि टोटल बॉयज आर 138, जिसमें से 69 मैकेनिकल में थे। तो कहने से जो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में मिला के होंगे, मतलब A+B है ना, यहां से A+B की आप वैल्यू देखें कितनी आ रही है। A+B की वैल्यू आ जाएगी 138 -69, दैट इज 69। तो मैं यहां लिख देता हूं कि A+B की जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स, दैट हैज टू बी 69। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस यूज दिस इंफॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ दो केसेस बन सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं मॉड्यूलस हटाऊं तो मैं कह सकता हूं या तो B-23 A-28 के बराबर होगा, या दूसरा पॉसिबिलिटी ये कि B-23 28 - A के बराबर होगा। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, ये केस पॉसिबल नहीं है। दिस केस स्टूडेंट्स इज नॉट पॉसिबल। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? बिकॉज नाउ इफ यू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन स्टूडेंट्स, यू विल गेट A+B एज 51, और वो तो ट्रू है नहीं, क्योंकि ये हम फिगर आउट कर चुके हैं कि A+B 69 के बराबर है, राइट। तो ये तो पॉसिबल है नहीं केस, तो इसको मैं हटा देता हूं। ये बस आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। नाउ स्टूडेंट्स, वी कैन इजीली सॉल्व दिस गिवन इक्वेशन। ओके, यहां से आप देखिए मेरे पास आ गया A-B, I can say A-B will be 28 - 23, that is 5. Now let's solve these two equations students. A+B भी है मेरे पास, A-B भी है मेरे पास। अगर मैं ऐड कर दूं तो I'll get twice of A. Twice of A as 74. I'll write A is equal to 37 directly. और यहां से स्टूडेंट्स मेरे पास B की वैल्यू आ जाएगी, एंड B comes out to be 37 - 5, that is 32. That's it. तो वैल्यूज एक बार लिख लेते हैं। तो मैं A की जगह स्टूडेंट्स लिख देता हूं यहां पर 37, और B की जगह मैं लिख देता हूं 32। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व दीज थ्री क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द इंजीनियरिंग कॉलेज, वो तो हमने पहले ही निकाल लिया था, 102। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड क्वेश्चन भी हम इजीली आंसर कर सकते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल, सो नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल, दैट इज 51। Number of girls opted for mechanical is 51. It is how much percent more? It is how much percent of the number of students who opted for electronics? तो ये जो वैल्यू है 51 स्टूडेंट्स, इट इज हाउ मच परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप देखें इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो टोटल स्टूडेंट्स है स्टूडेंट्स, दैट इज 32 + 28 विच इज 60। तो हमें ये बताना है कि 51 60 का कितना परसेंट है। ओके, 51 60 का कितना परसेंट है। सो 51/60 into 100, and this students comes out to be exactly 85. So option C is the correct answer. आई होप ये सेकंड क्वेश्चन भी आप सबको क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक बार इसको हटा देता हूं स्टूडेंट्स। सो लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन नाउ। तो थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है, बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल। तो पहले देख लेते हैं बॉयज मैकेनिकल में कितने हैं। बॉयज मैकेनिकल में है 69। सो नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल विच इज 69, ये वैल्यू कितने परसेंट ज्यादा है देन दी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स is 32 + 28, that is 60. This value is 60.
तो 69 60 से कितना परसेंट ज्यादा है हमें ये बताना है। 69 60 से कितना परसेंट ज्यादा है। अब देखिए एक्चुअल में डिफरेंस कितना है, 9। जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो डिनोमिनेटर में आता है। हम कह रहे 69 60 से कितना परसेंट ज्यादा है, 60 से कंपैरिजन हो रहा है, 60 डिनोमिनेटर में आएगा, परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100, एंड दिस कम्स आउट टू बी एग्जैक्टली 15%। सो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये डीआई का सेट आप सबको क्लियर है, राइट? Okay, students, so let us look at this question. If the digit in the units place of a two-digit number is halved and the digit in tens place is doubled, the number thus obtained is equal to the number obtained by interchanging the digits. Which of the following is definitely true? तो पहले काम करते हैं, जो हमारा ओरिजिनल टू डिजिट का नंबर है उसमें मैं मान लेता हूं कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है वो y है और टेंस प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है वो x है। अब वो बोल रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है उसका हाफ कर दे और जो टेंस प्लेस पे डिजिट आ रहा है उसका डबल कर दें, सो वील गेट 2x। अब याद रहे स्टूडेंट्स, 2x एक डिजिट है जो टेंस प्लेस पे आ रहा है और y/2 एक डिजिट है जो यूनिट्स प्लेस पे आ रहा है। अब इससे जो टू डिजिट का नंबर बनेगा दैट विल बी 10 इंटू 2x प्लस 1 इंटू y/2, है ना, क्योंकि जो डिजिट टेंस प्लेस पे होता है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो यूनिट्स प्लेस पे होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो फ्रॉम हेयर वील गेट अ टू डिजिट नंबर दैट विल बी 20x प्लस y/2। अब वो बोल रहे हैं स्टूडेंट्स ये जो नंबर है वो किसके बराबर है, दिस नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। आप देखें अब ओरिजिनल जो नंबर था उसके डिजिट्स हमने लिए थे एक्स वाई, इंटरचेंज करूंगा तो डिजिट्स हो जाएंगे वाई एक्स। बेसिकली नाउ द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस इज एक्स एंड द डिजिट एट द टेंस प्लेस इज वाई। तो यहां से जो स्टूडेंट्स टू डिजिट का नंबर बनेगा दैट विल बी 10y प्लस एक्स। और वो बोल रहे हैं कि ये आपस में बराबर है। बस अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप देखिए 20x में से x गया विल गेट 19x, 10y में से y/2 गया विल गेट 19y/2। स्टूडेंट्स 19 19 गेट्स कैंसिल्ड, आई कैन से ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू y। बेसिकली इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि y जो है हम कह सकते हैं x का डबल है, y x का डबल है। y x का डबल में मतलब जो डिजिट यूनिट प्लेस पे है वो टेंस प्लेस का डबल है, जो डिजिट यूनिट प्लेस पे है वो टेंस प्लेस का डबल है। सो नाउ इफ यू लुक एट द ऑप्शन स्टूडेंट्स, लुक एट द ऑप्शन डी, डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस विच इज y, राइट, इट इज ट्वाइस द डिजिट इन द टेंस प्लेस। बिल्कुल ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। आप देखें y x का डबल है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। Okay, students, so let us look at this question. Given below are two statements. Statement 1, in order to get a mixture worth rupees 16.5 per kg, a grocer needs to mix two varieties of pulses costing 15 rupees and 20 rupees per kg respectively in the ratio 7:3। तो पहले यार ये देख लेते हैं स्टेटमेंट 1 सही है या नहीं है। तो वो बोल रहे दो वेराइटीज है पल्सेस की, 15 रुपए पर केजी और 20 रुपए पर केजी। वो कह रहे हैं उनको 7:3 के रेशियो में हमें मिक्स करना पड़ेगा टू गेट अ मिक्सचर वर्थ रुपीज 16.5 पर केजी। देखिए आप सबसे अच्छा तरीका रहेगा आप यहाँ एलिगेशन से चेक कर लें। एक जो पल्सिस की वैरायटी है उसका प्राइस है 15 रुपए पर केजी, दूसरे का प्राइस है 20 रुपए पर केजी, और मिक्सचर का प्राइस हमें चाहिए 16.5, तो 16.5 हम बीच में लिख देंगे स्टूडेंट्स। Now let us see, are we getting the ratio as 7:3? If we are getting it, that means statement 1 is correct. तो अब एलिगेशन अप्लाई कर दे आप। 20 और 16.5 में डिफरेंस स्टूडेंट्स दैट इज 3.5, और 16.5 और 15 में डिफरेंस इज 1.5। नाउ लेट अस फाइंड द रेशियो ऑफ दीज टू वैल्यूज। डेसिमल हटा देते हैं, वील गेट 35:15। दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, वील गेट 7:3। दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज डेफिनेटली करेक्ट। Now let's check statement 2 whether it is correct or not. A merchant has 1000 kg rice. कुछ पार्ट उसने बेचा 8% प्रॉफिट पे, कुछ बेचा उसने 16% प्रॉफिट में। He gains 14% on the whole. तो देखिए कुछ पार्ट 8% प्रॉफिट पे बेचा, कुछ पार्ट 16% प्रॉफिट में बेचा। फाइनली जो उसका प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल दैट इज 14%, तो 14 बीच में आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहां भी आप देखें हम एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। एलिगेशन अप्लाई करेंगे हमें ये पता लग जाएगा कि क्वांटिटीज का रेशियो क्या है, मतलब कितनी क्वांटिटी उसने 8% प्रॉफिट में बेची और कितनी क्वांटिटी उसने 16% प्रॉफिट में बेची। हमारे पास ये रेशियो आ जाएगा स्टूडेंट्स। नाउ 16 और 14 का डिफरेंस इज 2, 14 और 8 का डिफरेंस इज 6, दैट मींस रेशियो इज 1:3। तो ये जो क्वांटिटी है स्टूडेंट्स ये 1:3 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगी।
सो लेट्स डिवाइड 1000 इन द रेशियो ऑफ 1:3. तो जो क्वांटिटी उसने 8% प्रॉफिट में बेची, दैट विल बी 1/4 ऑफ 1000, विच कम्स आउट टू बी 250. और जो क्वांटिटी उसने 16% प्रॉफिट में बेची, दैट विल बी 3/4 ऑफ 1000, विच कम्स आउट टू बी 750. तो वो बोल रहे हैं कि क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड एट 16% प्रॉफिट, क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड एट 16% प्रॉफिट इज 750 kg, एंड यस वी आर गेटिंग 750 kgs. सो दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट. अब दोनों स्टेटमेंट सही है स्टूडेंट्स, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर देयर आर टू लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, और हमें उनकी मैचिंग करनी है, राइट. अब देखिए सबसे पहली स्टेटमेंट ए देखिए, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:7. पहले मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूं अगर आपको नहीं पता है. देखिए अगर मैं कहूं कि डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यू जस्ट नीड टू स्क्वायर देम, राइट. तो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B विल बी A² by B². बस यही चीज आपको पता होनी चाहिए. तो अगर मैं सिर्फ स्टेटमेंट ए को यूज करूं तो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:7 विल बी स्टूडेंट्स 2² by 7² विच इज 4:49. सो ए मैचेस विद 2, राइट. ए की जो मैचिंग हो रही है वो 2 से हो रही है. नाउ स्टूडेंट्स जस्ट लुक एट दी ऑप्शंस. क्योंकि ए की जो मैचिंग हो रही है वो 2 से हो रही है, सो ऑप्शन ए में ए की मैचिंग 3 से दी हुई है, दैट इज इनकरेक्ट. ऑप्शन सी में ए की मैचिंग 4 से दी है, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ऑप्शन डी में ए की मैचिंग 1 से हो रही है, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ओनली ऑप्शन बी हैज ए मैचिंग अप विद 2, सो ऑप्शन बी हैज टू बी करेक्ट. बाकी यार चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ यही एक ऑप्शन है जहां ए की मैचिंग 2 के साथ हो रही है. सो वी कैन मार्क ऑप्शन बी एंड मूव अहेड. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन. 4 तरह के स्टेटमेंट्स गिवन है और फिर हमें बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है. अगर मैं पहली स्टेटमेंट को यूज करूं, 1/x 1/y 1/z का रेशियो गिवन है 2, 3, 5. कहने से इफ आई टेक रेसिप्रोकल स्टूडेंट्स, आई विल गेट x:y:z as 1/2:1/3:1/5. Now students, I need to verify whether xyz is coming out to be 15, 10, 6 or not. अब देखिए आप सबको पता है कि अगर रेशियो फ्रैक्शन में आ रहा है तो इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं. हम इस पूरे को एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 3 एंड 5. Now smallest multiple of 2, 3, 5 is students 30. Let's multiply each of them by 30. Now half into 30 students will be 15. 1/3 into 30 I can say will be 10, and 1/5 into 30 will be 6. We are getting ratio as 15:10:6. That means statement A students is definitely correct. Now students directly move on to the options. सिर्फ ऑप्शन सी ही ऐसा है जहां हमें गिवन है कि स्टेटमेंट ए सही है, तो हम ऑप्शन सी को मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Okay, students, so let us look at this question. A certain amount of money at compound interest grows to 66,550 in 3 years and 73,205 in 4 years. The rate percent per annum is. देखिए 3 साल बाद का जो अमाउंट है वो गिवन है हमें. अमाउंट आफ्टर 3 years इज गिवन 66,550, एंड अमाउंट आफ्टर 4 years इज गिवन विच इज 73,205. देखिए अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 4th year का इंटरेस्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास, 4th year का कंपाउंड इंटरेस्ट. नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट इट. 5 - 0 इज 5. 10 - 5 is students 5. We'll get 11 here. 11 - 5 is 6, and 12 - 6 is 6. So 6655 is basically 4th year compound interest. Okay, it is 4th year compound interest. देखिए आप सबको पता है कि 4th year का कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ से आ रहा है स्टूडेंट्स. 4th year का कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है जो हमारा प्रिंसिपल होगा 4th year के लिए, वहां से आ रहा है. हमारा प्रिंसिपल 4th year के लिए क्या होगा? हमारा प्रिंसिपल 4th year के लिए वही होगा स्टूडेंट्स जो हमारा अमाउंट है 3 साल के बाद. ओके, अमाउंट आफ्टर 3 years स्टूडेंट्स विच इज 66,550. वी कैन से दिस विल बी द प्रिंसिपल फॉर 4th year. तो ये चौथे साल के लिए प्रिंसिपल है. अब अगर मैं आपसे कहूं कि प्रिंसिपल जो है वो 66,550 है, और इस पे जो स्टूडेंट्स हमें इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज 6655. तो 6655 इज व्हाट परसेंट ऑफ 66,550.
So we'll just multiply it by 100 and you can see we'll exactly get 10%. So option A, students, will be the correct answer. Okay, students, so the question is the glass jar contains 1 red, 3 green, 2 blue, and 4 yellow marbles. If a single marble is chosen at random from the jar, and then students, we have to tell which of these statements is true. पहले तो देखिए टोटल मार्बल्स कितने हैं. टोटल मार्बल्स हैं स्टूडेंट्स 10. अब अगर पहली स्टेटमेंट यूज करूं स्टूडेंट, स्टेटमेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो मार्बल इज 1/5. अब देखिए टोटल येलो मार्बल्स हैं 4, तो येलो की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? दैट विल बी 4/10, विच इज 2/5. दैट मीन्स स्टूडेंट्स स्टेटमेंट ए इज डेफिनेटली इनकरेक्ट. अब देखिए स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है, तो आप देखिए पहले किन ऑप्शंस में स्टेटमेंट ए हमें गिवन है. सो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी दोनों में स्टेटमेंट ए गिवन है, और स्टेटमेंट ए स्टूडेंट्स गलत है, तो हम ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन सी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द ऑप्शंस. ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से कोई आंसर होगा, और दोनों में स्टेटमेंट बी दिया हुआ है कि सही है. दोनों में दिया हुआ है स्टेटमेंट बी सही है, तो स्टेटमेंट बी को चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट. या तो आप स्टेटमेंट सी चेक करें या स्टेटमेंट डी चेक करें. अगर स्टेटमेंट सी सही हुई, अगर स्टेटमेंट सी सही हुई तो हम ऑप्शन बी मार्क कर देंगे, एल्स वील मार्क ऑप्शन डी. तो एक काम करते हैं, सीधा स्टेटमेंट सी चेक कर लेते हैं. अब अगर स्टेटमेंट सी की बात करें स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईदर अ येलो और अ ग्रीन. हाँ, तो येलो और अ ग्रीन, तो टोटल देखें येलो और ग्रीन बॉल्स कितनी है, तो येलो बॉल्स हैं 4, ग्रीन बॉल्स हैं 3. सो आई कैन से येलो और ग्रीन की जो प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट्स, दैट विल बी 7/10. और यहां हमें गिवन है 7/10. दैट मीन्स स्टेटमेंट सी इज करेक्ट. एंड स्टूडेंट्स, बिकॉज स्टेटमेंट सी इज करेक्ट, वी कैन डायरेक्टली मार्क ऑप्शन बी टू बी दी करेक्ट आंसर. तो डी भी एलिमिनेट हो जाएगा स्टूडेंट्स. नो नीड टू चेक स्टेटमेंट डी. ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Okay, students, so let us look at this question. Match list 1 with list 2, right? List 1 की मैचिंग list 2 से करनी है. एक काम करते हैं, पहले स्टेटमेंट ए को चेक कर लेते हैं. आप देखिए न्यूमरेटर में स्टूडेंट्स वी हैव 0.81, डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं. डिनोमिनेटर में भी हमारे पास एक नंबर है 6.25, यहां भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, तो ये डेसिमल डेसिमल में हटा सकता हूं स्टूडेंट्स. न्यूमरेटर में वी हैव अ नंबर 0.484, जहां डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ रहे हैं. डिनोमिनेटर में भी हमारे पास एक नंबर है जहां डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ रहे हैं, तो ये डेसिमल और ये डेसिमल भी हटा सकते हैं स्टूडेंट्स. सो बेसिकली अब आप देखें कि रूट के अंदर स्टूडेंट्स जो वैल्यू है वो अपने आप में ही स्क्वायर है. 81 भी किसी का स्क्वायर है, 484 भी किसी का स्क्वायर है ना, 64 भी किसी का स्क्वायर है, 625 भी किसी का स्क्वायर है. 81 9 का स्क्वायर है स्टूडेंट्स, 484 22 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, और 625 25 का स्क्वायर है. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 2 into 11, 2 into 4 विल गेट 99/100 स्टूडेंट्स, विच इज 0.99. नाउ लिस्ट 2 अगर आप देखें, हाँ, तो ए की मैचिंग डेफिनेटली 2 से हो रही है. अब ए की मैचिंग 2 से हो रही है, लेट्स लुक एट दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर सकता हूं क्योंकि वहां ए की मैचिंग 1 से हो रही है. सो ईदर द आंसर इज ऑप्शन सी और ऑप्शन डी. अब एक काम करते हैं, बी को चेक कर लेते हैं. अब देखें बी में जो स्टूडेंट्स वैल्यूज हैं, न्यूमरेटर में एक नंबर है जहां डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ रहे हैं. डिनोमिनेटर में 2 नंबर है. एक नंबर ऐसा है जहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, दूसरा नंबर है जहां डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आ रहा है. तो स्टूडेंट्स मैं ये डेसिमल्स भी हटा सकता हूं, राइट. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. रूट के अंदर मेरे पास आ जाएगा 204 into 42 divided by 7 into 34. Now students, 7 into 6 is 42, 34 into 6 is 204. रूट के अंदर आप देखें 2 बारी 6 आ रहा है, so 6 will be the answer. तो B की मैचिंग किससे हो रही है स्टूडेंट्स? B की मैचिंग 4 से हो रही है. So students, we can definitely say option C has to be the correct answer. D भी eliminate हो जाएगा. I hope this question is clear to everyone. Okay students, so let us look at this question. Arrange the following in increasing order. अब देखिए ये 4 वैल्यूज हमें गिवन है और इनको हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. अब देखें आपकी मर्जी, या तो आप सबको परसेंटेजेस में निकाल लें या आप सबको ही डेसिमल्स में निकाल लें. एक काम करते हैं, सबको परसेंटेजेस में ही निकाल लेते हैं. 16 2/3% स्टूडेंट्स एक्चुअली मीन 16.66%, राइट. 2/15 स्टूडेंट्स परसेंटेज में कितना होता है? देखिए 1/15 हमें पता है
अगर आपको थोड़ा सा भी परसेंटेज चार्ट आता है, दैट इज 6.66%, और यू कैन से 6.67%। तो 2/15 क्या है? 1/15 का डबल है, सो आई कैन से दिस इज अप्रोक्सीमेटली 13.33%। 0.17 स्टूडेंट्स, इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई गेट 17%। और ऐसे स्टूडेंट्स, अगर डी की बात करूं, डी क्या है? 0.25% ऑफ 64। हाँ, तो 0.25 इंटू 64 आप कर लें। 0.25 इंटू 64, 0.25 स्टूडेंट्स इज 1/4 ना। तो 1/4 इंटू 64 दैट इज 16, और परसेंटेज तो है ही साथ में। तो बस अब इन चारों को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। आप देख सकते हैं बी सबसे छोटा है, फिर डी आएगा स्टूडेंट्स, एंड देन ए विल कम, और सी सबसे बड़ा है। तो बी डी ए सी स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो अगेन द क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास चार तरह की वैल्यूज हैं। देखिए, स्टेटमेंट ए में हमें गिवन है फोर्थ रूट ऑफ 3 विच इज 3^1/4। बी में स्टूडेंट्स हमें गिवन है क्यूब रूट ऑफ 2 विच इज 2^1/3। और सी में हमें गिवन है सिक्स रूट, दैट मीन्स 5^1/6। और डी में भी हमें गिवन है सिक्स रूट ऑफ 7, 7^1/6। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर इनको कंपेयर करना है, 3^1/4, 2^1/3, 5^1/6 और 7^1/6। अब अगर इनको कंपेयर करना है स्टूडेंट्स, तो इनकी पावर्स देखें आप, 1/4, 1/3, 1/6, 1/6। ये पावर्स में जो डिनोमिनेटर में नंबर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, दैट इज 4, 3, 6 और 6। तो एक ऐसा नंबर ले स्टूडेंट्स जो 4, 3, 6 और 6 का मल्टीपल है। सबसे छोटा नंबर जो इन सब का मल्टीपल है दैट इज 12। तो यार इन सब की पावर को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, अगर आप इन सब की पावर को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, तो कंपैरिजन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब जो नंबर बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। सो जस्ट टू मेक आवर कैलकुलेशन इजी, हमने सबकी पावर्स को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब 3 की पावर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी? 3 की पावर 3 हो जाएगी। 2 की पावर आप देखें 4 हो जाएगी। 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और 7 का भी स्टूडेंट्स स्क्वायर हो जाएगा। नाउ 3 क्यूब इज 27, 2 पावर 4 इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, 7 स्क्वायर इज 49। तो बेसिकली ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। और हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में। तो आप देख सकते हैं सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पर? बी आ रहा है, and then comes C, and then comes A, and then comes D. So I can say students B, C, A, D should be the order. Option B will be the correct answer. Okay, students, so let us look at this question. A dishonest dealer sells his good at 10% loss on cost price and uses 30% less weight. What is his profit or loss percentage? तो पहले तो यार देखिए, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स हिज गुड एट 10% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। इसका क्या मतलब है? मान लेते हैं कि डीलर का जो एक्चुअल कॉस्ट है 1 kg का, वो है लेट्स से 1000 रुपीज। कि डीलर को 1 kg 1000 रुपीज का पड़ता है, ठीक है। नाउ ही सेल्स हिज गुड्स एट 10% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। मतलब अब यही 1 kg अगर उसको कस्टमर को देना है, तो वो कह रहा है मैं तुम्हें 10% लॉस में बेच दूंगा, मतलब 10% कम करके दे देगा। तो 1000 में से अगर आप 10% कम कर दे, 100 रुपीज कम हो जाएंगे। दैट मीन्स ही इज क्लेमिंग, ओके, ही इज क्लेमिंग दैट ही विल सेल 1 kg फॉर 900 रुपीज। ऐसा वो कस्टमर्स को क्लेम कर रहा है कि मैं तुम्हें 1 kg 900 रुपए में दे दूंगा। अब देखिए, अगली स्टेटमेंट गिवन है, ही यूजेस 30% लेस वेट। सो व्हाट डज इट मीन? कि कस्टमर्स को वो 900 रुपीज तो चार्ज कर रहा है, ही इज चार्जिंग 900 रुपीज, बट ही इज एक्चुअली नॉट गिविंग 1 kg। वो 1 kg में से भी 30% कम कर रहा है। तो 1 kg में से अगर आप 30% कम कर दे स्टूडेंट्स, सो दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 700 ग्राम्स। तो बेसिकली वो 700 ग्राम्स 900 रुपीज में बेच रहा है। नाउ दिस इज हिज एक्चुअल सेलिंग प्राइस, ओके, दिस इज हिज एक्चुअल selling price, and students this is his actual cost price. Now I hope all of you know, अगर आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज स्टूडेंट्स निकालना तो आप कैसे निकालेंगे? पहले तो आप क्वांटिटी को सेम करें। क्वांटिटी को सेम करने का मतलब है, मेरे पास ये जो
700 ग्राम्स का 900 रुपीज आया, दिस इज द सेलिंग प्राइस, तो मेरे को 700 ग्राम्स का ही कॉस्ट प्राइस पहले निकालना चाहिए टू मेक दी क्वांटिटी सेम। सेम क्वांटिटी का ही हमें कॉस्ट और उतनी ही क्वांटिटी का हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, देन ओनली वी कैन कैलकुलेट द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो यार यहां से मैं 700 ग्राम्स का कॉस्ट प्राइस तो इजीली निकाल सकता हूं। अगर 1000 ग्राम का कॉस्ट 1000 रुपए है, राइट, 1 kg मतलब 1000 ग्राम्स, 1000 ग्राम्स कॉस्ट 1000 रुपीज, सो 700 ग्राम्स का कॉस्ट कितना होगा? 700 ग्राम्स कॉस्ट विल बी इक्वल टू 700 रुपीज। मतलब 700 ग्राम वो 700 रुपए में परचेज करता है, लेकिन 700 ग्राम जब बेचता है तो 900 रुपए में बेचता है। नाउ आई कैन स्टूडेंट्स कैलकुलेट द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। वी कैन से ही इज अर्निंग 200 रुपीज ऑन 700 रुपीज, क्योंकि 700 रुपए पे वो 200 रुपए कमा रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 200/700 into 100। सो 100 gets cancelled, 200/7 students if you calculate. So 7 into 2 is 14, we'll be left with 6. 67 into 8 is 56, we'll be left with 4. So 28 4/7 students will be the correct answer, which is option uh, D is correct, right? क्योंकि profit है तो option D will be the correct answer. I hope this question is clear to everyone. Okay, students, so the question is if the roots of the equation px square plus x plus r is equal to 0 are reciprocal to each other, then which one of the following is correct? अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारी ऐसी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से होती है। और जब हम कह रहे हैं कि रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, सो व्हाट डज इट मीन? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक रूट 3 है, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक रूट 2 है, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक रूट है 4/5, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 5/4। देखिए, खास बात क्या है, जब रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं स्टूडेंट्स, तो आप देखिए अगर आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर एंड इफ यू मल्टीप्लाई देम, यू विल ऑलवेज गेट 1। व्हाट डज इट मीन स्टूडेंट्स? दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल ऑलवेज बी 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल ऑलवेज बी 1। अब अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 है स्टूडेंट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते कैसे हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम निकालते हैं सी अपॉन ए, है ना। अगर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाय, तो आई कैन से सी बाय ए विल बी इक्वल टू 1 स्टूडेंट्स। दैट मीन्स सी विल बी इक्वल टू ए। तो व्हाट डज इट मीन? कि अगर स्टूडेंट्स रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो हम सीधा कह सकते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म होगा वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर होगा, है ना। जो कांस्टेंट टर्म होगा वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर होगा। अब आप यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म हमारा आर है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? दैट इज पी। सो आई कैन से आर विल बी इक्वल टू पी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। Okay, students, so let us look at this question. Given below are two statements. Statement 1, Ram and Sham can finish a task by working together in 6 days. If Sham can finish the task by working alone in 8 days, then Ram alone will take 24 days to finish it. पहले ये देख लेते हैं स्टेटमेंट 1 सही है या नहीं है। तो एक जगह हमें गिवन है कि राम और श्याम मिलके 6 दिन में पूरा काम करते हैं, श्याम जो है अकेले 8 दिन में करता है। नाउ यूजिंग दीज टू इंफॉर्मेशन आई नीड टू फिगर आउट क्या राम को 24 दिन लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो यार जैसे हम बेसिक टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करते हैं, वील एज्यूम टोटल वर्क टू बी मल्टीपल ऑफ 6 and 8 विच इज 24। तो यहां से मेरे पास राम और श्याम की कंबाइन एफिशिएंसी आ जाएगी स्टूडेंट्स, दैट विल बी, अगर 6 दिन में 24 यूनिट करते हैं तो दैट मीन्स एक दिन में ये लोग 4 यूनिट करेंगे, तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4 यूनिट्स एवरी डे। शाम की एफिशिएंसी यहां से आ जाएगी 24/8, दैट मीन्स 3 यूनिट्स एवरी डे। यहां से स्टूडेंट्स मैं कह सकता हूं कि राम इज डूइंग 1 यूनिट एवरी डे, एंड इफ राम इज डूइंग 1 यूनिट एवरी डे, टोटल वर्क इज 24 यूनिट्स। सो डेफिनेटली राम विल टेक 24 days। तो स्टूडेंट्स मैं यहां से कह सकता हूं कि स्टेटमेंट 1 सही है। अब ऐसे ही स्टूडेंट स्टेटमेंट 2 की बात कर लेते हैं। 6% वर्किंग 8 hours a day can earn 8400 per week, then 9% working 6 hours a day will earn 9450 per week.
देखिए 6 लोग हैं, सब लोग 8-8 घंटे काम करें, तो बेसिकली आई कैन से दे आर वर्किंग फॉर 48 आवर्स कंबाइंड। अब 48 आवर्स के लिए दे आर बीइंग पेड 8400। अब अगर 9 लोग 6-6 घंटे काम करें, आई कैन से ईच ऑफ देम इज वर्किंग फॉर 6 आवर्स, सो कंबाइंड दे आर वर्किंग फॉर 54 आवर्स। नाउ स्टूडेंट्स आई नीड टू सी कि अगर 48 आवर्स के लिए 8400 दिया जा रहा है, तो क्या 54 आवर्स के लिए 9450 वैल्यू आएगी या नहीं आएगी? सो जस्ट अप्लाई यूनिटरी मेथड, वील गेट 54 इंटू 8400 डिवाइडेड बाई 48। 48 और 54 स्टूडेंट्स दोनों 6 से जा रहे हैं, 6 इंटू 9, 6 इंटू 8। 8400 8 से डिवाइड हो जाएगा, राइट? 8 into 1000 is 8000, right, students? And 8 into 50 is 400, so we'll get 1050. And students, 105 into 9 is 945, so we'll get 9450. So statement 2, students, हम कह सकते हैं सही है, because both the statements are true. Option A will be the correct answer. Okay, students, so the question is, if ABC is greater than 0, basically product ABC का जो है वो positive है, such that ABC are integers, then which of the following must be true? Very important, must be true का मतलब है students, it should be true in every case. पहले तो ये देखिए, तीन चीजों को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ रहा है, इससे हम क्या क्या फिगर आउट कर सकते हैं? देखिए, अगर तीन चीजों को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है स्टूडेंट्स, या तो तीनों ही पॉजिटिव है ना? दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, आई राइट इट हियर। या तो तीनों ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। लेकिन स्टूडेंट्स ये भी हो सकता है कि दो नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो। लेकिन दो नेगेटिव कौन से हैं, उसके भी अपने केसेस बनेंगे। हो सकता है ए और बी नेगेटिव हो, सी पॉजिटिव हो सकता है ए नेगेटिव हो, बी पॉजिटिव हो और सी नेगेटिव हो। या स्टूडेंट्स ये भी हो सकता है कि ए पॉजिटिव हो, बी नेगेटिव हो और सी नेगेटिव हो। देखिए, चार पॉसिबिलिटीज हैं स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस लुक एट द ऑप्शंस वन बाय वन। क्या ए बाय बी लेस देन जीरो हमेशा आएगा? अब अगर आप पहला केस देखें स्टूडेंट्स, तो क्या ए बाय बी लेस देन जीरो आ रहा है? आप देखिए, पहले केस में स्टूडेंट्स ए बाय बी इज डेफिनेटली पॉजिटिव, क्योंकि ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, तो ए बाई बी भी पॉजिटिव होगा। तो कह रहे ए बाई बी लेस देन जीरो होगा। ये हमेशा ट्रू नहीं हो सकता, राइट? दिस माइट बी ट्रू इन वन ऑफ द केसेस, राइट, बट इट इज नॉट ट्रू ऑलवेज। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ए इज इनकरेक्ट। नाउ लेट्स सी ऑप्शन बी, ए बी बाई सी इज ग्रेटर देन जीरो। ए बी बाई सी इज ग्रेटर देन जीरो, तो क्या यहां ए बी बाई सी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है? आप देखिए, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है और सी भी पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होगा, बिकॉज ए इज पॉजिटिव, बी इज पॉजिटिव, न्यूमरेटर विल बी पॉजिटिव एंड सी इज पॉजिटिव, तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है। तो ए बी बाई सी इज ग्रेटर देन जीरो। यस, ये पहले वाले केस में तो हो रहा है। दूसरे वाले केस में अगर देखिए स्टूडेंट्स, हम ए इंटू बी कहने से नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव, राइट? तो सेकेंड केस में भी ये पॉजिटिव आ रहा है, ए बी अपॉन सी इज पॉजिटिव इन दी सेकेंड केस एज वेल, है ना? यहां मैं लिख देता हूं, यहां भी ए बी अपॉन सी इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। ऐसी थर्ड केस देखें स्टूडेंट्स, ए इंटू बी डेफिनेटली नेगेटिव है, ए इंटू बी डेफिनेटली नेगेटिव है एंड नेगेटिव अपॉन नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो ए बी अपॉन सी इज ग्रेटर देन जीरो, यहां भी आ रहा है। आखिरी केस अगर देखें स्टूडेंट्स, ए इंटू बी इज नेगेटिव फॉर श्योर, ए इंटू बी इज नेगेटिव एंड सी इज ऑल्सो नेगेटिव, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो यहां भी आप देखें ए बी अपॉन सी पॉजिटिव आ रहा है। तो आप देखिए, ए बी अपॉन सी हर केस में पॉजिटिव आ रहा है, इट मस्ट बी ट्रू, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नो नीड टू चेक ऑप्शन सी एंड डी, है ना? क्योंकि चारों में से एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो अगर ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है, वी शुड मार्क दिस आंसर एंड मूव अहेड. Okay, students, so let us look at this question. A cylindrical vessel of radius 4 centimeter contains water. A solid sphere of 3 centimeter radius is lowered into the water until it is completely immersed. The water level in the vessel will rise by. देखिए यार, इसमें एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है स्टूडेंट्स, कि सिलेंडर का वॉल्यूम उतने से ही बढ़ेगा जितना स्फीयर का वॉल्यूम है, जो स्फीयर हमने उसमें इमर्ज किया है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ अ फिगर। ठीक है, तो ये मान लेते हैं यार सिलेंडर है।
पहले लेट से जो वाटर लेवल था वो यहां तक था, अब जो लेट से वाटर लेवल हो गया वो यहां तक हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम में। वॉल्यूम में जो इंक्रीज हुआ है स्टूडेंट्स, दैट इज फ्रॉम हेयर टिल हेयर। इस हाइट को मैंने स्टूडेंट्स लेट से एच मान लिया, इस हाइट को हमने एच मान लिया कि एच लेवल से वाटर लेवल राइज हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स, दिस वॉल्यूम विच आई एम हाईलाइटिंग विथ पिंक कलर, ये भी एक तरीके का जो शेप है वो सिलेंडर का ही शेप, ये भी एक तरीके का सिलेंडर ही है। अब ये वॉल्यूम कितना है स्टूडेंट्स, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस सिलेंडर का 4 है, सो 4 इंटू 4 इंटू एच, ये एच हमें हाइट जो है वो हमें निकालनी है। तो इतनी हाइट से वाटर लेवल राइज हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इंक्रीज इन द वॉल्यूम इट इज एक्चुअली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज 3, सो 3 इंटू 3 इंटू 3, 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से आप एच की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं, पाई 4 और पाई और 4 को कैंसिल कर दिया मैंने, 3 और 3 को स्टूडेंट्स कैंसिल कर दिया, एच कम्स आउट टू बी 3 इंटू 3/4, 9/4 स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी will be the correct answer. Okay, students, so let us look at this question. Find the number of permutations that can be made from the letters of the word omega if the vowels occupy odd places. देखिए 5 लेटर्स हैं, वो कह रहे हैं वॉवल्स जो है स्टूडेंट्स वो ऑड प्लेसेस पे आने चाहिए, तो यहाँ वॉल होना चाहिए, यहाँ भी वॉल होना चाहिए, यहाँ भी वॉल होना चाहिए, यहाँ कॉन्सोनेंट होना चाहिए और यहाँ कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अब आप देखिए वैसे वॉल्स हमारे पास है कितने, ओमेगा वर्ड में जो वॉल्स है हमारे पास स्टूडेंट्स दैट इज ओ ई ए। तो बेसिकली ओ ई ए फर्स्ट, थर्ड या फिफ्थ प्लेस पे ही आएंगे। ओ ई ए फर्स्ट, थर्ड या फिफ्थ प्लेस पे ही आएंगे बिकॉज वी हैव ओनली 3 वॉवल्स एंड वी हैव 3 ऑड प्लेसेस। तो इन तीनों ऑड प्लेसेस पे या तो ओ आएगा या ई आएगा या ए आएगा। सो कहने से ओ ई ए स्टूडेंट्स इन 3 प्लेसेस पे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, दैट इज 3 फैक्टोरियल बेस। एंड देन स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट विद 2 कॉन्सोनेंट्स एम और जी। एम और जी की जगह भी फिक्स ही है एक तरीके से, मतलब सेकंड और फोर्थ प्लेस पे ही एम और ई आएंगे। अब एम और ई आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, दैट विल बी 2 फैक्टोरियल वेज, सो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल स्टूडेंट्स, 12 will be the correct answer, which is option A. Okay, students, so the question is Ramesh invests 1200 at 5% simple interest. How much additional money must he invest at 8% simple interest so that his total annual income will be equal to 6% of his total investment during this year? देखिए आप चाहे तो इस क्वेश्चन को वेरिएबल लेके भी कर सकते हैं। सबसे छोटा तरीका रहेगा आप एलिगेशन से कर लें, क्योंकि यहाँ हमें गिवन है कि कुछ पार्ट उसने 5% पे इन्वेस्ट किया है, कुछ पार्ट उसने 8% पे इन्वेस्ट किया जो हमें निकालना है, राइट। और ओवरऑल जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज 6%, तो 6% बीच में आ जाएगा स्टूडेंट्स। नाउ जस्ट अप्लाई एलिगेशन स्टूडेंट्स, 8 और 6 का डिफरेंस इज 2, 5 और 6 का डिफरेंस इज 1। तो मतलब जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया है स्टूडेंट्स 5% पे और जो पैसा उसने 8% पे इन्वेस्ट किया है उसका रेशियो शुड बी 2:1, सो दिस इज इन द रेशियो ऑफ 2:1। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो पैसा उसने 5% पे इन्वेस्ट किया है बेसिकली ये, दिस इज इक्वल टू 1200। तो कहने से 2 पार्ट्स इज 1200, दैट मीन्स 1 पार्ट विल बी इक्वल टू 600। तो मतलब 600 रुपए वो इन्वेस्ट करेगा 8% पे। सो स्टूडेंट्स ऑप्शन बी will be the correct answer. Okay, students, so the question is a train traveling at 48 kilometers per hour completely crosses another train having half the length of the first train and traveling in opposite direction at 42 kilometers per hour in 12 seconds. पहले स्टूडेंट्स इतनी इंफॉर्मेशन यूज कर लेते हैं। आप देखिए 2 ट्रेन है ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही, तो स्पीड्स तो ऐड हो ही जाएंगी, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी उनकी हमारे पास, विच इज 48 प्लस 42 विच इज 90 किलोमीटर्स पर आवर, ये रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। यहाँ पर हमें ये भी गिवन है कि जो पहली ट्रेन है उसकी जो लेंथ है दूसरी ट्रेन के डबल है, राइट। अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 48 किलोमीटर्स पर आवर कंप्लीटली क्रॉसेस अनदर ट्रेन हैविंग हाफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। तो यार सेकंड वाली जो ट्रेन है स्टूडेंट्स उसकी लेंथ को मैंने एक्स मान लिया, सेकेंड ट्रेन की लेंथ को एक्स मान लिया, तो जो फर्स्ट ट्रेन की लेंथ है स्टूडेंट्स दैट विल बी ट्वाइस ऑफ एक्स। अब देखिए आप सबको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या लेना है इस केस में। देखिए जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, जो उन दोनों की लेंथ का टोटल है, जो उन दोनों की लेंथ का टोटल है, दैट मींस 2x प्लस एक्स
which will be equal to 3x. और स्टूडेंट्स हमें टाइम भी गिवन है, टाइम इज इक्वल टू 12 seconds. Now we can apply the formula distance is equal to speed into time. Now distance here is 3x. स्पीड का ध्यान रखना है आपने कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो उसको मीटर पर सेकेंड्स में करें क्योंकि टाइम हमारे पास सेकेंड्स में है. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड. स्पीड ऑब्वियसली हियर इज रिलेटिव स्पीड क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. I'll convert kilometers per hour into meters per second. So I'll multiply it by 5 by 18. So this students is speed into the time which is 12. अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो x आएगा, राइट, वो मीटर्स में आएगा स्टूडेंट्स. ओके, मीटर्स में. सो नाउ 18 into 5 is 90 स्टूडेंट्स. 5 into 5 is 25. और ये 3 से मैं 12 को भी कैंसिल कर सकता हूं. सो विल गेट 4 x स्टूडेंट्स यू कैन सी कम्स आउट टू बी 100. तो मतलब पहली ट्रेन की जो लेंथ है स्टूडेंट्स दैट इज 200. दूसरी ट्रेन की जो लेंथ है स्टूडेंट्स दैट कम्स आउट टू बी 100. आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. द ट्रेन हैविंग स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर. ये फर्स्ट ट्रेन की बात हो रही है, ओके, जिसकी लेंथ 200 है. इट ऑल्सो passes अ रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 seconds. वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म. लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म को स्टूडेंट्स लेट से मैंने y मान लिया. अब आप देखिए जब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस. नाउ डिस्टेंस स्टूडेंट्स विल बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन. ओके, द लेंथ ऑफ द ट्रेन plus the length of the platform. So distance I can say students will be 200 plus y, and we have to find y. और आप देखिए इस ट्रेन की जो स्पीड है स्टूडेंट्स दैट इज 48 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, and time is given to us as 45 seconds. Just apply the formula. Now distance is speed into time. Distance 200 plus y which is in meters. स्पीड आप देखिए किलोमीटर्स पर आवर में, उसको अगेन मीटर पर सेकंड में करें विच इज इंटू 5 by 18. एंड टाइम स्टूडेंट्स इज 45. नाउ लेट्स सॉल्व इट. 9 into 2, 9 into 5, 2 into 24 is 48 students. So we'll get 24 into 5 into 5, which comes out to be 600. So 200 plus y comes out to be 600. Length of platform students comes out to be 400. Option C will be the correct answer.